हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गोल अचीवर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि पदार्थ या मादक द्रव्य व्यसन क्या होते हैं, मीन्स सब्सटेंस एब्यूज़ एंड ड्रग एडिक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियोस अगर पूरी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। मादक द्रव्यमान की जो समस्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मादक द्रव्य व्यवसान के कारण व उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो इसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज़। पहले के टाइम में कहा जाता है कि नशे के लिए केवल शराब का ही प्रयोग नहीं किया जाता था, और चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता था। जैसे हो गए हमारे अफीम, गांजा, चरस, मारिजुआना, भांग, कोकीन, मार्फिन, हशीश, ब्राउन शुगर, पैथोडीन तथा एस्पिरिन आदि। ये सारी चीज़ें जो थी ये शराब के अलावा ऐसी चीज़ें थी जिसका इस्तेमाल किया जाता था ड्रग के रूप में। तो ये जो चीज़ें थी ये समय के हिसाब से बढ़ती गई, और जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मादक द्रव्य का प्रयोग जो होता है वो रोज़ाना या सुबह के समय किया जाता था। मादक द्रव्यों का सेवन जब एक बार किसी भी कारण से किया जाता था तो उसकी आदत लग जाती थी उस इंसान को। उन्हें छोड़ने में शारीरिक एवं मानसिक कठिनाइयाँ महसूस उन्हें होती थी, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, यानी फिजिकली और मेंटली दोनों फेस करना पड़ता था अगर वो एक बार किसी भी चीज़ को नशे के रूप में, ड्रग के रूप में यूज़ करना शुरू कर देते थे। तो पहले के टाइम में क्या होता था, प्राचीन काल में विश्व से सभी देशों में होता था ये चीज़। यूरोप के देशों में इसका सेवन जो था दवा के रूप में किया जाता था। भारत और चीन में सही रूप से इसका यूज़ किया जाता था मेडिसिन के लिए। दक्षिणी अमेरिका में मजदूरों में कोकीन के प्रयोग से उन्हें प्रोत्साहित करके उनसे काम लिया जाता था, वो भी ढेर सारा, ज़्यादा से ज़्यादा जिसे आप कहते हैं, जिससे कि उनसे अधिक काम लिया जा सके। मादक द्रव्यों के उपयोग पर विश्व के सभी देशों में किसी न किसी प्रकार के नियंत्रण अवश्य पाया जाता था। मतलब वो किसी न किसी रूप से इसका इस्तेमाल करते थे और अपना काम करते थे। कई लोग जो होते थे वो चोरी छिपे भी मादक वस्तुओं को लाने ले जाने का कार्य करते थे। कुछ गिरोह ऐसे थे जो इस कार्य को संगठनात्मक आधार पर करते थे, यानी गैर कानूनी। हम यहाँ तक मादक द्रव्य व्यवसाय में विभिन्न पक्षों पर बताएंगे कि आपको कि मादक के और कौन कौन से क्या यूज़ रहे हैं। तो इसमें जो मादक द्रव्य शब्द है वो दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और बहुत से लोग जो थे दवाओं में मादक द्रव्यों का भी प्रयोग करते थे। ये जो मादक द्रव्य होते थे दो प्रकार के होते थे। पहला तो जो गैर कानूनी होता था, जिसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड थी, अफीम, मार्फिन, हेरोइन, गांजा या ब्राउन शुगर। और भी हैं जैसे चरस, कोकीन, क्रैक तथा LSD। ये नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, पहले पढ़ लीजिएगा इसे ध्यान से। ये ज़्यादातर पौधों, फूलों या पत्तियों की रसों से बनाया जाता था। इन्हें कार्बनिक ऑर्गेनिक द्रव्य भी कहा जाता था, और दूसरे जो थे वो बीमारों के लिए दवाइयों के रूप में दिए जाते थे। जैसे हो गए एंगल डस्ट, MDMA और ESTASY और EVE, RHAPSODY, DY, MEPE, RLDINE और MPTD। ये सभी नींद लाने वाले द्रव्य थे, नींद लाने के लिए उपयोग किए जाते थे, या खुद मन की शांति के लिए, या फिर आप फैक्ट्रियों में, कुछ लोग ऐसे उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाने लगा था इनका, जो सिंथेटिक द्रव्य के रूप में इनको उस नाम से पुकारा जाने लग गया था। और कोकीन, ड्रग्सिड्रिन, मेथेड्रिन, ये सारी चीज़ें जो थी, अफीम, गांजा, चरस, ये सारी चीज़ें निषेचक थी और माइक या भ्रांतिजनक थी, जिसमें LSD भी इंक्लूड था। और ये सारी चीज़ें बहुत ही सारे काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी।
कुछ पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ बिजनेस यूज़ के लिए। अब देखिए कि मादक द्रव्य व्यवसान का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ ड्रग अब्यूज़। इसका जो मीनिंग है, ये शरीर के उन पदार्थों की उपस्थिति में अपना सामंजस्य कर लेते थे जो ज़रूरत होती थी इंसान को, जैसे शरीर को दर्द, बेचैनी और रुग्णता महसूस होती थी, तो इन सब कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। जिससे क्या होता था, शरीर को कार्य करने रहने के लिए मादक पदार्थ के प्रयोग की आवश्यकता उन्हें महसूस होने लगती थी। जिसमें मादक जो थे, इनके 4 विशेषताएं हैं। पहली है कि इसमें मादक पदार्थ ग्रहण करने के शरीर द्वारा तीव्र इच्छा या आवश्यकता व्यक्त की जाती थी। इसे खुराक की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति होती थी। मादक पदार्थों के प्रभाव पर मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता पैदा होती थी। इसका व्यक्ति एवं समाज पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ने लग गया था। टॉपिक है कि भारत में मादक द्रव्य व्यवसान अर्थात नशीली दवाओं का दुष्प्रभाव कैसे पड़ने लग गया था। तो हमारे पुराने समय में जो मादक पदार्थ का सेवन किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, लोग सोमरस का प्रयोग करते थे। इसे उसमें अर्थवेद के भाग में भी प्रयोग करते थे और उल्लेख भी पाया गया है हमारे किताबों पुराणों में भांग के लिए भी बताया गया है। और भारत में अफीम, भांग, गांजा, चरस एवं कोकीन भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता था और होता भी है। भारत में ऐसे पदार्थ के प्रयोग मात्रा जो थी, प्रकृति विस्तार दुष्प्रभाव को जानने के लिए स्कूल और महाविद्यालय, जो बड़े बड़े विद्यालय होते थे, छात्रों, औद्योगिक श्रमिकों एवं ग्रामीण लोगों से संबंधित अनेक अध्ययन किए जाते थे, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। जिसमें बनर्जी 1963 में कोलकाता में, दयाल 1970 में दिल्ली में और चिटनेस 1974 में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता था और किस रूप में किया जाता था। जिसमें हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे डॉक्टर राम आहूजा जी हैं, उन्होंने भी बताया कि विश्वविद्यालयों के छात्रों का अध्ययन करने में पाया जाता था कि 21.1% विधि के छात्र जो होते थे, 23.6 वाणिज्य के छात्र में होते थे, 17.5 कला एवं समाज के विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के छात्र जो होते थे 14% और जो विज्ञान के होते थे 13.6। इसी प्रकार इंजीनियरिंग के छात्र जो होते थे मादक पदार्थों का उपयोग करते थे। उनके 1986 के अध्ययन में 31% वाणिज्य के छात्र जो होते, कला व सामाजिक विज्ञान के 27.2% छात्र थे, जिसमें 20.3% विज्ञान के। तो इस प्रकार बताया गया है कि हर सब्जेक्ट में कितने % छात्र थे, उन्हें कितना, मतलब उनमें से कितने बच्चे ऐसे थे जो मादक पदार्थों का उपयोग करते थे। जिसमें आगे हम पढ़ेंगे कि पूरे विश्व के बारे में। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन था, उसके अनुसार जो थे, विश्वविद्यालयों में 10% जो होते थे छात्र पक्के नशेबाज होते थे, जिनके मुताबिक 50% छात्र कम से कम एक बार किसी न किसी मादक पदार्थ का सेवन वो कर चुके थे। ऐसे स्टूडेंट थे जो 50% थे, लेकिन जो 10% थे वो नशेड़ी थे ही थे। एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार पाया गया है, एक खोज के अनुसार पाया गया है कि पटियाला मेडिकल कॉलेज में जो थे 72%, कानपुर मेडिकल कॉलेज और 42% दिल्ली में विश्वविद्यालय में 57%, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 50% तथा मुंबई में 55% छात्र जो होते किसी न किसी रूप से नशे के रोगी पाए गए थे। अब पढ़ते हैं केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में क्या था। इसमें कुछ सर्वेक्षण के अनुसार पाया गया काशी विश्वविद्यालय जो था, विश्वविद्यालय की जो छात्राएं थीं गर्ल्स नशाखोरी में, और मुंबई की छात्राएं मद्यपान में, चेन्नई विश्वविद्यालय में की तंबाकू सेवन में, और दिल्ली में विश्वविद्यालय में नींद की गोलियां सेवन करने में, और जयपुर में कोकीन में सबसे ज़्यादा नशे के शौकीन थे। तो इसमें बताया गया कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन से पदार्थों का सेवन किया जाता था। और हम पढ़े, देखिए ऐसा ही पाया जाता है कि देव और जिंदल जो पंजाब के गांव थे, उनमें 1974 में 15 वर्ष से लेकर उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे जो थे, आयु के 74% जो लोग थे वो शराब पीने की आदत थी उन्हें। पंजाब में ही एक गांव है जिसका नाम है गुरमीत सिंह,
गाँवों का 1978 में गुरमीत सिंह ने एक अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि 29% लोग जो होते हैं मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं और 40% लोग तंबाकू खाते हैं, 26% लोग शराब पीते हैं और 19% लोग अफीम का उपयोग करते हैं। ऐसे ही हमारा है कि अफीम का प्रयोग कहाँ होता था। अफीम जो थी भारत में मुस्लिमों व्यापारियों द्वारा 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। जो अफीम जो था वो पानी में घोलकर अथवा उसकी गोलियां बनाकर खाई जाती थी। पाचन संबंधी जैसे दोष, कफ, दर्द, पीड़ा तथा अनिद्रा की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। गाँवों में माताएं बच्चों को सुलाने के लिए, दस्त व बंद करने के लिए अफीम देती थी। तंबाकू की तरह भी यह पी जाती थी। भारत पहले चीन को अफीम निर्यात करता था, लेकिन बाद में ये बंद हो गया। 1953 के अंत में देखा गया कि भारत सरकार ने अफीम को तंबाकू की तरह पीना बंद कर दिया। आजकल बाजार में अफीम की बिक्री जो है बिल्कुल बंद कर दी गई है, लेकिन अफीम का नशा अभी भी लोगों के डोडों को गलाकर उनका पानी पीते हैं और पानी जो होता है नशा पैदा करता है। इसी प्रकार है चरस। चरस का इस्तेमाल, चरस का पेड़ एक मध्य एशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में। इसके पत्ते जो होते थे और फूलों का उपयोग नशे के लिए किया जाता था, जिसमें शामिल है कौन से देश? पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। चरस का उपयोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था। भारत में चरस जो होता था वो सिक्का या यार्कलैंड से आयात किया जाता था, लेकिन इसके प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया इसे। और चरस पीने वालों को गांजा पीने, वो जो चरस पीते थे वो फिर गांजा पीने लगे। उसके बाद गांजा और भांग कहाँ पीते थे और ये कहाँ से पाया जाता था? गांजा का एक पेड़ होता था, उस पेड़ की पत्तियां भांग एवं फूल गांजा कहलाते थे। उसके जो फूल होते थे और पेड़ पत्तियां होते थे वो गांजा कहलाते थे। भांग का प्रयोग पानी में घोलकर, गोलियां बनाकर, पकौड़ी बनाकर, कचौड़ी, लड्डू, बर्फी, बिस्किट, कुल्फी आदि में डालकर किया जाता था। गांजे को तंबाकू की तरह चिलम में भरकर पिया जाता है और आज भी पिया जाता है। भांग जो होता था वो गांजा, अफीम व चरस का प्रयोग तंबाकू के पांडुक, पुजारियों, फकीरों, संतों, सपेरों, नटों आदि के द्वारा किया जाता था। ये लोग पीते थे इसको ये जो चीज़ें थी ये सारे लोग पीते थे। जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, कोई भी उस अवसर पर पीते थे, या शिवरात्रि पर इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। आज भी देखा जाता है इसका प्रयोग। भांग जो होता था हल्का नशा पैदा करती है और शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीने से निंद्रा की अवस्था बनी रहती है, यानी नींद की अवस्था बनी रहती है। ऐसा लगेगा आपको नींद आ रही है। फ्यूचर में इसकी खेती और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आने वाले समय में इसका व्यापार नहीं होगा, बिजनेस नहीं किया जाएगा। फिर इसके लिए लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे जो करेगा इसका बिजनेस। फिर आया कोकीन। कोकीन का जो इस्तेमाल था वो लोग, जमींदार, मुस्लिम नवाब, बादशाह, ये लोग करते थे। कोकी नामक पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। जो पेड़ है इसका, उसको कोकी कहा जाता है। इसके जो आयात हैं 1890 से हुआ था और इसका प्रचलन उत्तर भारत में ही रह गया था। दांत के दर्द और रोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अफीम जो था, चरस, गांजा मिलाकर और LSD का निर्माण किया जाता था। अफीम, गांजा और चरस तीनों को मिलाकर क्या बनता था? LSD ये बनता था। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ता चला गया और चोरी छिपे रूप में इसका विदेशों से आयात किया जाने लगा, विदेशों में आयात होने लगा। कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में ज़्यादातर और यूनिवर्सिटीज़ में इन्हें स्टूडेंट को दिया जाने लगा, मतलब उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद इसके कारण क्या थे उसके बारे में पढ़ते हैं। मादक द्रव्यों के जो सौदागर होते थे उनका क्या रोल होता था? वो नारदीनी में लिखा है कि जो मादक द्रव्यों की विक्रय यानी जो बिजनेस होता था उसमें लालच स्पष्ट कारक था। लालच जो थी वहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका निभाती थी। ये लोग प्रभुत्व प्रेरक शक्ति हैं जो इस व्यापार में आसान धन देखते थे। इन्हीं लोगों को लगता था कि ये बिजनेस करने से ही हमें धन की प्राप्ति होगी, लेकिन ये लोग जो होते थे मानव विनाश का खेल खेल रहे थे। इनको बेचने के लिए भी उन्हीं को माध्यम बनाते थे जिनके एक बार इन पदार्थों का आदी बना लिया है। ये उन्हीं लोगों
किसके साथ बिजनेस करते थे, जो इसका सेवन कर चुके हैं या फिर पहले से ही इसमें व्यापार करते हैं। और लेकिन जो भारत में आकस्मिक प्रसार था यानी सडन एक्सपेंशन इन इंडिया जो था, इसमें नशीले पदार्थों का जो व्यापार था वो पाकिस्तान से शुरू होता था पहले, लेकिन ये पदार्थ भारत को कर दूसरी जगह जा रहे थे, मतलब भारत में कहीं और जगह से ही आ रहे थे। 1981 में इन पदार्थों को भेजने के लिए भारत को मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाने लग गया, यानी एक रास्ता बना दिया गया कि यहीं से इन चीज़ों को ले जाया जाएगा। पहले तो कम मात्रा में व्यापार यहाँ से किया जाता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा, ये भारी मात्रा में भारत के रास्ते से यहाँ से जाने लगा दूसरे स्थानों पर। आज भी व्यापार जो है भारत के मार्गों से होना इस बात से ठीक नज़र आता है कि भारत भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को भारत में पकड़ा जा रहा है। आज भी ऐसे बहुत सारे विदेश नशीले पदार्थ हैं जिनको भारत में कई बार रेड में पकड़ा जाता है। फिर आता है कि इसके दुष्प्रभाव क्या थे। दुष्प्रभाव में क्या था, इससे अपराध, भ्रष्टाचार तथा नियम अवहेलना यानी रूल्स को तोड़ना, व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित होने यानी स्वास्थ्य उनके ठीक नहीं रहते थे, हेल्थ से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मानव मस्तिष्क प्रभावित होता था यानी यानी कि मस्तिष्क पर प्रभाव ज़्यादा डालता था, जैसे कि तनावग्रस्त होना। इनके प्रयोग से शिक्षा का नुकसान होता था। जो बच्चे नशा करते थे वो शिक्षा में ध्यान नहीं लगा पाते थे। श्रमिक क्षमता कम होती चली गई, मजदूर लोगों का जो लेवल था वो कम होते चला गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो उत्पादन था वो भी, उस पर भी काफ़ी असर देखने को पाया जाता था। परिवार की खुशी समाप्त होने लगी। वृद्धावस्था में ऐसे व्यक्तियों की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी थी, जिसकी होनी नहीं चाहिए। अपने आश्रितों के साथ साथ वो और लोगों को समाज में हानि पहुंचा रहे थे। व्यवसायी की यौन शक्ति में भी गिरावट आती जा रही थी। मादक पदार्थों के प्रयोग से 6 महीने के अंदर ही व्यक्ति इतना चिड़चिड़ापन हो जाता था कि उसे और भी कार्य करने का मन नहीं करता था और न हिम्मत होती थी। ऐसे ही हमारे कुछ हैं कि स्त्रियों में स्त्रियां भी नशे करती थी। इसके चलते हम कुछ चर्चा करेंगे। भारत में कई ऐसे बड़े बड़े शहर थे जिसमें महिलाएं जो थी वो मानसिक तनाव से ग्रस्त होने के कारण मानसिक तनाव को कम करने के लिए वो कम उम्र में ही नशे की आदि गोलियों में भटक रही थी। महिलाएं जो थी वो एक संयुक्त राष्ट्र कार्यशाला लगाई गई इनके लिए, और कार्यशाला के बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि जो भारत में महिलाएं हैं वो नशेड़ियों की संख्या लगातार इनकी बढ़ती चली जा रही है, और इनसे 2/3 से अधिक नशेड़ियों की जो उम्र है 21 से 35 वर्ष के बीच है, और नशे की जो आदत महिलाओं में है वो इतनी % है। इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत से डॉक्टर्स ने इन पर एक्सपेरिमेंट भी किया कि ऐसा क्यों है। संयुक्त जो राष्ट्रीय कार्यशाला था उसमें बच्चों के जो प्रति थी वो बढ़ती हुई लापरवाही के कारण कुछ और तथ्यों के सामने आए, जिसमें क्या था कि 36% जो औरतें थीं उनमें बताया जा रहा था कि पहली बार 11 से 15 वर्ष की जो उम्र के लड़कियां थीं वो नशा उनमें पाया जाता था, और 32% जो औरतें थीं उसमें 16 से 20 वर्ष की आयु की औरतें थीं जो नशा करना शुरू कर रही थी। लेकिन ज़्यादातर जो औरतें थीं वो नशे की आदत अपने निकट के संबंधियों से ही, उनसे जो उनके आसपास नशेड़ी लोग या उनके नशेड़ी फैमिली में मेंबर्स होते थे उनके थ्रू ही उनमें नशे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हीं के थ्रू देखी गई थी। इसमें से जो 48% औरतें थीं वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू नशे से ग्रसित पाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र कार्यशाला था उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाएं आज नशे की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और बताया जाता है कि आदत का यह मुख्य जो कारण है, ये नशे के पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं हर एक इंसान में। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो नशे का व्यापार है वो काफ़ी तेज़ी से पूरे देश में फैल रहा है। इसी कारण से नशा करने वाली औरतें 90% हीरोइन व ब्राउन शुगर का प्रयोग करती हैं।
और तो और नशों में लिए जाने वाले जो ड्रग का इस्तेमाल है वो ज़्यादातर नशा उन्मूलन में लगी हुई सेवी संस्थाओं की सबसे बड़ी शिकायत है। यह है कि सरकार का उतना सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा जितना उन्हें चाहिए। और नशाबंदी जो प्रोहिबिशन है उसमें पाया गया है कि जो शराब तथा अन्य मादक द्रव्य होते हैं, जैसे कि भांग हो गया, अफीम हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, नशीली औषधियाँ हो गई, इनकी बिक्री का जो निर्माण है वो प्रयोजनों के अतिरिक्त यानी कानून के द्वारा निषेधित करना है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा। नशीली चीज़ें जो हैं उनका सेवन बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो राष्ट्र में हो, समाज में हो या फिर आर्थिक दुष्परिणामों को जन्म देने लगती है। इसी कारण नशा निषेध की संपूर्ण धारणा जो हो रही है अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती जा रही है, जिसमें मादक वस्तुओं और औषधियों के उपभोग, बिक्री तथा निर्माण पर प्रतिबंध आता जा रहा है। नशा निषेध के कानूनों को तोड़ने के लिए दंडनीय अपराध भी बनाए गए हैं, संविधान द्वारा लागू किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ भी प्रावधान या फिर कह सकते हैं आप पॉसिबिलिटीज़ नज़र उतनी नहीं आ रही हैं जितनी आनी चाहिए। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, जो मैंने आपको बताया दिया है कि ड्रग से रिलेटेड या सब्सटेंस और ड्रग से रिलेटेड सारे पॉइंट्स समझा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और आगे और देखना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, फिर मिलते हैं।